ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पड़ता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। या जो स्पेशल है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा जापान पर गिराए गए परमाणु बम के नाम क्या थे। आपसे पूछा कि जापान पर गिराए गए परमाणु बम के नाम क्या थे, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिटिल बॉय और फैट मैन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लिटिल बॉय और फैट मैन नाम था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। कब कब, तो 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को जो गिराया वह गिराया आपका हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का गिराया। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का गिराया। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन गिराया गया। इन हमलों के कारण जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गीत आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है। आपसे पूछा कि गीत आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आमार सोनार बांग्ला गीत के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। रविन्द्रनाथ टैगोर ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाई गई। भारत में जनगण मन और बांग्लादेश में आमार सोनार बांग्ला। इस गीत की रचना टैगोर ने 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय की थी, जब बंगाल को विभाजित करने की ब्रिटिश योजना के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी। आपसे पूछा कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी किसान कन्या। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। यह फिल्म 1937 में बनाई गई। निर्देशक थे अर्देशीर ईरानी, जिन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा भी बनाई थी। इस फिल्म में सिने कलर तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें, छोटा चेतन भारत की पहली 3D फिल्म थी। क्या थी, तो पहली 3D फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र जो है भारत की पहली मूक फिल्म थी, 1913 में आई दादा साहब फाल्के द्वारा। और आलम आरा इंपॉर्टेंट है, यह भी भारत की पहली बोलती फिल्म थी, 1931 में आई। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर कितनी है। आपसे पूछा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर कितनी है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 82.14%। कितना है, तो 82.14% है औसत पुरुष साक्षरता दर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो कुल साक्षरता दर जो भारत की है वो है आपकी 74.04%। कितनी है, तो 74.04% कुल साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। 82.14%। तो महिला साक्षरता दर जो है वो है 65.46% है। 2001 की जनगणना में कुल साक्षरता दर 64.8 थी, यानी 10 साल में लगभग 9% की वृद्धि हुई। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, सबसे अधिक साक्षरता दर जो है केरल राज्य की, यहाँ 94% है। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य में 63.82% है। तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। इन प्रावधानों के तहत भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 366। भारत ने जर्मनी में यह प्रावधान इसलिए अपनाया ताकि संकट की स्थिति में केंद्र सरकार मजबूत होकर देश की एकता और अखंडता की
सुरक्षित रख सके, अखंडता को सुरक्षित रख सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को क्षमा यानी क्षमा, दंड विराम, दंड स्थगन, दंड उपशमन और दंड रूपांतरण की शक्ति देता है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत दिए गए दंडों के मामलों में, सैन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए दंडों में और विशेष रूप से मृत्युदंड के मामलों में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में गाया गया था। आपसे पूछा कि भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में गाया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जन गण मन जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। बाद में इसे 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान अपनाया गया। इसे पूरा गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रोलैंड गैराज इसे बोलते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रोलैंड गैराज को जिसे फ्रेंच ओपन भी कहा जाता है, क्या कहा तो फ्रेंच ओपन भी इसे कहा जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन भी इसे कहा जाता है। रोलैंड गैराज को फ्रेंच ओपन भी कहते हैं या क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी की कोर्ट पर खेला जाता है, या चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है। बाकी विंबलडन की बात करें तो विंबलडन जो है या घास की कोर्ट पर खेला था, किस पे तो घास की कोर्ट पर खेला था। यूएस ओपन की बात करें तो या हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, कहां पर तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। आपसे पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात कितना था, तो 943 महिलाएं थी। 943 महिलाओं थी 1000 पुरुष पर। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का था। हरियाणा राज्य का जो था लिंगानुपात वो 879 है। 879 है 1000 पुरुष पर। 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं। हरियाणा में लंबे समय से कन्या भ्रूण हत्या और लिंग भेदभाव जैसी समस्याओं के कारण यह स्थिति है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहां है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो केरल राज्य का, यहां पर 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है। आपसे पूछा है कि काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काला घोड़ा कला उत्सव जो है या हर साल मुंबई में आयोजित होता है, या भारत का सबसे बड़ा मुक्त कला उत्सव है। पहली बार इसका आयोजन 1999 में हुआ था। इसमें साहित्य, नृत्य, संगीत, थिएटर, फोटोग्राफी, फिल्म डिजाइन और कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज, आपसे पूछा कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। आपसे पूछा है कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल में गयासुद्दीन बलबन ने दरबार की शानी शौकत और कठोर राज दरबारी अनुशासन की परंपरा शुरू की। उसी ने नौरोज उत्सव मनाने की प्रथा भी प्रारंभ की। नौरोज फारसी परंपरा का त्योहार है जो वसंत ऋतु और नए साल के आगमन पर मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला
प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया है। आपसे पूछा कि इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जैन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर आयोजित होता है। क्या है? तो कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर आयोजित होता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, गंगा यमुना और सरस्वती संगम द्वार पर, हरिद्वार में उत्तराखंड में, हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी किनारे, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे और उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी किनारे। तो चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा। उज्जैन कुंभ मेला सिंहस्थ कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 155 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और यह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी माना जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल से पहले भी हटा सकता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 155 अभी हम लोग पढ़े हैं, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शौकत अली। शौकत अली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन जो कि हुआ था 1919 से 1924 के बीच में। कब हुआ था? 1919 से 1924 के बीच में। का नेतृत्व अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। इसका उद्देश्य था प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की स्थिति और पवित्र स्थलों की रक्षा करना। भारत में यह आंदोलन मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा था और महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन लिया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो सके। गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन 1920 से जोड़ दिया। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, ताप विद्युत संयंत्र और उनके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि ताप विद्युत संयंत्र और उनके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो नवेली तमिलनाडु में सही है, पनकी उत्तर प्रदेश में सही है, कोरबा छत्तीसगढ़ में यह भी सही है, परंतु ऑप्शन डी तालचेर जो दिया हो यह गलत हो जाएगा। तालचेर असम में जो दिया है यह गलत हो जाएगा। तालचेर जो है यह जो होगा आपका या उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, ना कि असम में। बाकी सभी जो है सही हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा है कि जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। यह शरावती नदी पर बना हुआ। किस नदी पर? तो शरावती नदी पर बना हुआ है। ऊंचाई लगभग 253 मीटर है। इसे भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में जेरसोप्पा जलप्रपात या गोरुसोप्पा फॉल्स भी कहा जाता है। भारत में जलप्रपात के बारे में बात करें तो कुंचिकल जलप्रपात याद रखिए, यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। या वारुही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। आपसे पूछा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17.7%। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या 2011 में थी 121.08 करोड़। दशकीय वृद्धि कितनी हुई? तो दशकीय वृद्धि जो हुई वह थी 2001 से 2011 में 17.7%। 17.7%। 2011 की तुलना में कमी जो हुई, 2001 की तुलना में कमी 1991 से 2000 में क्या कमी 21.5 थी। लिंगानुपात की बात तो 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। साक्षरता दर की बात तो 74.4% कुल साक्षरता दर, जिसमें महिलाओं का 82.14% और महिला 65.46% साक्षरता दर थी, जो भी ऊपर हम लोग पढ़े भी हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से
कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत तथा पाकिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इस पर सारियल रेड क्लिफ ने 1947 में भारत के विभाजन के समय निर्धारित किया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से ली गई या संविधान के भाग 4 में, किस में? तो भाग 4 में वर्णित है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित है। ये तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है अकबरनामा और आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? आपसे पूछा है कि अकबरनामा और आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। अबुल फजल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल अकबर के रत्नों में से एक थे। उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखे जिसमें अकबर के शासन और प्रशासन का विस्तृत विवरण है। अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया और इसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। तो ये थे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? आपसे पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था, सबसे कम किस राज्य का था और सबसे अधिक किस राज्य का था? दोनों चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।